गुड मॉर्निंग, नमस्ते। चलिए आगे सब प्रार्थना करें। स्टार्ट। ओला, चलो जय जिनेन। तो प्रार्थना स्टार्ट कर रहे हैं। सब बच्चे पहले प्रार्थना करेंगे, ठीक है। शक्ति हमें देना दाता, का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। चले रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। चले एक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देता, विश्वास कमजोर होना। चले हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। चलिए, पैरामेट्रिक फॉर्म में एंगल कौन सा लेना है, इसमें भी बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। देखना तो मैंने क्या लिखा है, अक्षत अक्षत एक बार देखना तो मैंने क्या लिखाया है। पैरामेट्रिक में एंगल कौन सा लेना है? एक ही तो एंगल है यार, एक ही तो एंगल है। पैरामेट्रिक में अपन स्लोप वाला एंगल लेते हैं, स्लोप वाला एंगल लेते हैं। एक ही तो एंगल है, और कौन सा एंगल बताया बताओ। ठीक है। और पैरामेट्रिक आप बार बार भूल रहे हो, पैरामेट्रिक अपन ने डिराइव भी किससे करी है? इससे तो डिराइव करी है सीधे सीधे। तो अब आप बताओ, जब आपने स्लोप निकाला था तो कौन सा एंगल लिया था? एक्स एक्सिस से एंगल, बात खत्म। उससे एंगल लेना है सीधा सीधा। ठीक है। y माइनस y1 m को आपने साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिखा था, इंटू एक्स माइनस एक्स मान। साफ साफ देखो लिखा हुआ है बिल्कुल क्लियरली। थीटा मैंने लिखाया भी है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल या स्लोप वाला एंगल लिखाया हुआ है ना, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है। एक क्वेश्चन और इस पे करते हैं अपन, एक दो क्वेश्चन और अभी इस पे करते हैं अपन पहले, पैरामेट्रिक वाले फॉर्म पे। ठीक है, फिर अपन आगे बढ़ेंगे इसमें। ठीक है। वैसे तो कर लिया था अपन ने इसी टाइप का। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन। फाइंड द डिस्टेंस
of the point, distance of the point 2, 3 from the line, distance of the point 2, 3 from the line 2x minus 3y plus 9 equals to 0, measured along the line x minus y plus 1 equals to 0 is. Distance of the point 2, 3 from the line 2x minus 3y plus 9 equals to 0, measured along the line x minus y plus 1 equals to 0 is. ठीक है, इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस निकालनी है ना। अब क्वेश्चन समझना देखो पहले, ठीक। लेट्स से मैंने ये एक लाइन बना ली, 2x माइनस 3y प्लस 9 इक्वल्स टू 0, ये एक पॉइंट हो गया 2, 3। मुझे इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। यदि मैं कोई डायरेक्शन नहीं बोलूं, केवल मैंने बोला सीधे सीधे पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस, तो इट मींस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मतलब यहां तक यदि मैं लिखता ना तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बाय डिफॉल्ट। बट मैंने ये बोला है कि वो जो डिस्टेंस आपको मेजर करनी है अलोंग द लाइन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0, कि एक लाइन है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और फिर मैंने क्या चेक करा कि यार ये 2, 3 तो इस वाली लाइन को सेटिस्फाइड भी कर रहा है, 2, 3 तो इस वाली लाइन को सेटिस्फाइड भी कर रहा है। अब आप बोले कैसे पता लगेगा, वो मैंने सेटिस्फाइड करा के देखा, और बहुत सी बार ऐसा अपने को करना पड़ता है ना। हालांकि क्वेश्चन की लैंग्वेज से भी थोड़ा सा आइडिया लग रहा है कि मेजर्ड अलोंग द लाइन, फिर भी यदि थोड़ा बहुत कंफ्यूजन कभी आपको लगे कि यार ये पॉइंट लाइन पे है कि नहीं, यू कैन क्रॉस चेक इट, ठीक है। तो इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस निकालनी है मेजर्ड अलोंग द लाइन, ठीक है। तो इसका मतलब ये लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है, ठीक। मान लेते हैं ये लाइन, सपोज कर लिया मैंने, ये लाइन ऐसी जा रही है, क्योंकि ये क्लियर कट बात है कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल भी नहीं है और ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर भी नहीं है। अब एटलीस्ट एक चीज आपको क्लियर कट समझ में आनी चाहिए कि दो लाइन की इक्वेशन में देखूं तो उन दोनों इक्वेशन को देखकर मुझे समझ में आ जाए कि अच्छा ये लाइन पैरेलल नहीं है, ये लाइन परपेंडिकुलर भी नहीं है, तो पैरेलल भी नहीं है, परपेंडिकुलर भी नहीं है, तो ऑब्वियसली इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, किसी पॉइंट पे कर रही होगी, किसी एंगल पे कर रही होगी, ठीक है। तो इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस निकालनी है। ये कोई एक लाइन है जो लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है, इसके अलोंग चलते हुए, इसके अलोंग चलते मींस यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, लेट्स से इसको r मान लेता हूं मैं, ठीक है। लेट्स से इसको p मान लिया, इसको q मान लिया, q को मैं लेट्स से अल्फा बीटा ले लेता हूं। बिल्कुल लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन करा था, pq निकाला था ना अपन ने, याद है। हाँ, अब इस क्वेश्चन में जरूर आप एक चीज बोल सकते हैं, इस लाइन की इक्वेशन भी मेरे पास है ना। इस लाइन की इक्वेशन दोनों से कर लेते हैं अपन इसको। इस वाले क्वेश्चन में जरूर आप एक चीज ये बोल सकते हैं कि सर फिर अपन सीधा सीधा एक काम कर लेते हैं कि इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। दो लाइन की इक्वेशन को जब भी आप सॉल्व करेंगे तो आपको उन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा। तो सीधे सीधे इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। लेट्स से इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये आपकी इक्वेशन है दिस, दोनों को माइनस कर दिया, दिस दिस दिस, ये कैंसिल,
So x minus 6 equals to 0, x equals to 6, x equals to 6 इसमें रख देते हैं तो y is equals to 7 आएगा। कौन सा पॉइंट आया होगा जब इन दोनों की इक्वेशन को सॉल्व करा होगा? तो कौन सा पॉइंट आया होगा बच्चों? Q पॉइंट आ गया होगा ना 6,7। और यदि Q पॉइंट आ गया तो PQ तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल सकता हूं ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो 32, 16, 16, 32, सो दैट बिकम 4√2। एक ऑप्शन तो ये हो गया, एक ऑप्शन तो ये हो गया। क्लियर बात? ठीक है। दूसरा ऑप्शन जो अपना मेन टारगेट चल रहा था पैरामेट्रिक, इसको अल्फा बीटा मान लेता हूं। ये वाली डिस्टेंस r हो गई, ठीक है। अब अभी किसी ने पूछा था कि सर थीटा क्या लेंगे पैरामेट्रिक में? बेटा कुछ नहीं लेना, थीटा जिस लाइन पर आप चल रहे हैं उस लाइन का स्लोप लेना है। अपन ने पैरामेट्रिक डिराइव ही पॉइंट स्लोप फॉर्म से करा है ना। पॉइंट स्लोप फॉर्म में थीटा क्या? लाइन का स्लोप, किसी दूसरी लाइन के साथ एंगल नहीं है, स्लोप वाला एंगल, स्लोप वाला एंगल। तो सीधे सीधे इस लाइन का स्लोप मुझे समझ में आ रहा है 1 हो गया आपका tan थीटा। तो थीटा आपका हो गया 4। ये xy, ये x1 y1, ये r, ये थीटा। एप्लीकेशन समझो बेटा, क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे मत जाओ। सॉल्यूशन ठीक है, नाउ दिस टाइम दिस सॉल्यूशन इज ऑब्वियसली बेटर। आप बोलेंगे क्यों लगाए इतना इजीली? हाँ बिल्कुल ठीक है ना, पर मुझे और भी चीजें समझनी है कि और कहां पे कभी कभी हो सकता है जैसे लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन करा था उसमें ये चीज ज्यादा इजी हो रही थी अपने पास। तो अपने को चीजें पता होनी चाहिए कि हाँ इसमें ये भी अपन कर सकते। तो ये अल्फा बीटा हो गया। तो इसमें यदि मुझे पैरामेट्रिक लगानी हो, ये xy, ये x1 y1 -2 बाय cos थीटा। थीटा बताओ बच्चों, π/4 बीटा -3 अपॉन साइन π/4 इज इक्वल्स टू r। अल्फा बीटा और इसके बीच की डिस्टेंस दिस, तो सीधे सीधे अल्फा इज इक्वल्स टू आ गया मेरे पास √2r, सॉरी क्या आया, r/√2 है ना। अल्फा इज इक्वल्स टू आ गया मेरे पास r/√2 प्लस 2, बीटा इज इक्वल्स टू आ गया r/√2 प्लस 3। और अल्फा बीटा को क्या करोगे? Q पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करता है ना, Q लाई ऑन 2x माइनस 3y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो इसको सेटिस्फाइड करेगा ना, दिस प्लस दिस माइनस 3 इंटू y ये 3 है यहां पे, ठीक है। तो ये आ जाएगा √2r प्लस 2 टू जा 4 माइनस 3r/√2 है ना, माइनस 9 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो उधर आ जाएगा 2r इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, क्लियर है? दिस इज मेथड नंबर 1 एंड दिस इज मेथड नंबर 2। अरे स्लोप किसका लोगे भैया? जिसके ऊपर पैरामेट्रिक लगाएंगे उस पे स्लोप लेंगे हर्ष। जहां पे जिस लाइन के ऊपर आप पैरामेट्रिक लगा रहे हो उसका स्लोप लेंगे। जिसके ऊपर xy है, जिसके ऊपर x1 y1 है, जिसके ऊपर r है, एक ही तो लाइन है। ये तो ठीक है, दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट उसने दे दिया, एक ही तो लाइन की बात कर रहे हैं अपन। कहां इतना कंफ्यूज हो रहे हो? जिस लाइन के ऊपर xy है, जिसके ऊपर x1 y1 है, जिसके ऊपर r है, उसका स्लोप लेना है। हाँ ऑलमोस्ट पहले वाला ही हो गया, ठीक है। हाँ मिनिमम डिस्टेंस पूछा होता तो परपेंडिकुलर, एग्जैक्टली प्रियांश, मिनिमम मतलब परपेंडिकुलर।
आर नेगेटिव भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, पर इसलिए आप कोई दिक्कत नहीं है। मान लो आर नेगेटिव भी लेते, -4√2 लेते, तो अपने से डिस्टेंस पूछी थी तो अपन +4√2 ही बताते अपन, कोई दिक्कत नहीं है। आप कुछ भी ले लो वेदांश, प्लस माइनस आर लेके कर लो, ठीक है। अल्टीमेटली मुझे पता है आर की वैल्यू कुछ भी आए, प्लस आए या माइनस आए, आएगा यही आंसर, प्लस माइनस, तो मुझे आंसर पॉजिटिव ही बताना है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये कब पता लगेगा कि पैरामेट्रिक लगाना, जब भी डिस्टेंस, कोऑर्डिनेट, इन 3-4 चीजों को रिलेट करना हो आपको। स्लोप आ रहा है, मतलब आप दोनों तीनों चारों क्वेश्चन में देखना, भी मैं एक क्वेश्चन और कराता हूं आपको, थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन, जिसमें मतलब एक्स वाई है, डिस्टेंस है, एंगल है, ठीक है ना, इन तीनों चारों चीजों को आपको एक साथ कोरिलेट करना। अब ये अलग अलग बात है कि क्वेश्चन में कभी आपको आर निकालना रहेगा, कभी एक्स वाई निकालना रहेगा, कभी थीटा निकालना रहेगा। मतलब पैरामेट्रिक में कुल मिला के क्या है, 4 डेटा है, एक्स वाई, x1 y1, आर, थीटा, नहीं। अब वो डिपेंड करता है, आपको जब चारों डेटा को एक साथ रिलेट करना हो तब अपन पैरामेट्रिक का यूज करते हैं। हाँ चलो लिख लिया। माइक में डिस्टरबेंस, हाँ वो कर रहे हैं, 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है इको टाइप का। हाँ क्यों, चलो लिख लिया क्या सब बच्चों ने, सबने लिख लिया। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में और कराता हूं इसके ऊपर, ठीक है, फिर आपको एग्जैक्ट समझ में आएगा। चलो क्वेश्चन लिखना, तो अ लाइन थ्रू ए -5, -4 meets the line x plus 3y plus 2 is equals to 0, 2x plus y plus 4 is equals to 0, and x minus y minus 5 equals to 0. At the points क्या आवाज सही आ रही है क्या, अब सही है, ठीक है, चलो ओके। x minus y minus 5 equals to 0 at the points B, C and D respectively. Now if 15 by AB whole square plus 10 by AC whole square is equals to 6 by AD whole square, find equation of line. Find equation of line, ठीक है। देखो इसको पहले इधर समझ लो,
क्या करना है आपको, ठीक है। अ लाइन थ्रू ए -5, -4 meets the lines this and this at the point B, C and D respectively, ठीक है। पहली चीज तो मुझे ये दिखी कि ये जो तीनों लाइंस थी, दिस एंड दिस, ठीक है। एक बार क्वेश्चन लिख लो, तो पहले क्वेश्चन लिख लो, एक बार क्वेश्चन लिख लो पहले। ठीक है, चलो। तो पहली चीज तो इन तीनों लाइंस की इक्वेशन देखकर मुझे एक चीज ये समझ में आ गई कि ये तीनों में से कोई भी लाइन न तो पैरेलल है न परपेंडिकुलर है। समझ में आ रहा ना मैं कैसे पता लगाता हूं पैरेलल परपेंडिकुलर का, है ना। ये तो आ गया ना आप समझ में, पैरेलल भी नहीं है ना परपेंडिकुलर है, ठीक है। तीनों लाइन इंटरसेक्टिंग, करेक्ट। फिर एक पॉइंट ए से लाइन अपनी जा रही है -5, -4, ये एक रिलेशन उसने कुछ ऐसा दिया हुआ है, अपने को लाइन की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। चलो पहले मैं एक रफ डायग्राम बना के सोचता हूं क्वेश्चन को कैसे अप्रोच अपन क्वेश्चन में लगाएंगे, ठीक है। तो यहां पर एक पॉइंट मैंने ए मान लिया -5, -4, फिर उसके बाद बोला आपने एक लाइन ऐसी जा रही थी, एक ऐसी मान ली मैंने, कुछ एक ऐसी इस टाइप की मान ली, भाई पैरेलल वेरेलल तो है नहीं, ठीक है ना। तो ऐसे ही मैंने अंदाजे से इंटरसेक्टिंग टाइप की 3 लाइन बना ली, यहां से इसको कट करा दिया, ये मैंने बी मान लिया, ये मैंने सी मान लिया और ये मैंने डी मान लिया। मतलब ये वाली लाइन मैंने मान ली x + 3y + 2 = 0, ये वाली लाइन मैंने मान ली 2x + y + 4 = 0, और ये वाली लाइन मैंने मान ली x - y - 5 = 0, ठीक है। अब उसमें डायग्राम मैंने थोड़ा सा रफली बनाया है। आप बोलोगे कि सर कैसे पता लगेगा कि BCD ऐसे ही जाएगा, हो सकता था कि ए पॉइंट इसके बीच में होता, नहीं हो सकता था ए पॉइंट इसके बीच में होता, इधर ए बी आता, इधर AC आता, इधर AD आता, यहां होता, या ए पॉइंट, वो कुछ भी हो सकता है। अपन जो कैलकुलेशन करेंगे वो इररेस्पेक्टिव ऑफ पॉइंट ए है कि पॉइंट ए कहां पर है, अपनी कैलकुलेशन पे उससे फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। इसलिए वो कहीं पे भी आप मानोगे तो उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। चलो, अब ये AB है, ये AC है, अब AD है। मेरे पास रिलेशन था 15/AB का होल स्क्वायर प्लस 10/AC का होल स्क्वायर = 6/AD का होल स्क्वायर। मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी थी। इस लाइन के ऊपर ABCD वाली जो लाइन है, इसके ऊपर मैंने देखा इक्वेशन यदि मुझे निकालनी है, ठीक है, इक्वेशन यदि मुझे निकालनी है, तो मैंने देखा कि इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट तो है। अब 2 ऑप्शन है मेरे पास इक्वेशन निकालने के लिए कि या तो मैं इस लाइन का स्लोप निकालूं तो पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक, या और दूसरा ऑप्शन मेरे दिमाग में यह आया कि या इस लाइन के ऊपर ही एक पॉइंट और निकाल लें, इस लाइन के ऊपर ही एक पॉइंट और निकाल ले तो 2 पॉइंट फॉर्म, है ना। 2 चीजें समझ में आई कि या तो स्लोप या पॉइंट निकालना है। अब मेन टारगेट यह है कि इस रिलेशन को अपन कैसे यूज करेंगे। इस रिलेशन को यूज करने के लिए एक ही तरीका है कि आपको AB, AC और AD चाहिएगा, AB, AC और AD चाहिएगा, AB, AC, AD। अब AB, AC, AD निकालने का एक ही तरीका है, या इनफैक्ट 2 तरीके हैं। AB, AC, AD निकालने के 2 तरीके हैं मेरे पास कि या तो मैं B पॉइंट निकालूं, C पॉइंट निकालूं, D पॉइंट निकालूं और डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दूं। यही तरीका हुआ ना भाई। या तो आप B पॉइंट निकालो, पहले जो भी वेरिएबल आएगा वेरिएबल की फॉर्म में निकलेगा, है ना। C निकालो, D निकालो और फिर AB का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। वो थोड़ा बड़ा दिख रहा है मुझे, ठीक है। फिर दूसरा तरीका क्या, पैरामेट्रिक। डिस्टेंस का जब भी यूज आएगा, डिस्टेंस का जब भी यूज आएगा, पैरामेट्रिक, पैरामेट्रिक, ठीक है। तो कैसे लगाएंगे पैरामेट्रिक, आप बोलेंगे सर कैसे। लेट्स से मान लो मैं इसको अल्फा बीटा मानता हूं, ठीक है, और इस लाइन का स्लोप मान लिया मैंने m, लेट्स से tan थीटा,
और इस डिस्टेंस को मैंने मान ली आर, ए बी दिख रहा है, एक्स वाई, x1 y1 आर थीटा। ठीक, अब एक बार लगा के देखते हैं, फिर मैं समझता हूं उसको यूज कैसे करेंगे अपन। ठीक है, तो यदि मैंने लगाया अल्फा माइनस प्लस 5 अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि थीटा तो अननोन है, बीटा प्लस 4 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू आर। और बेसिकली ये जो आर है ये क्या है, ए बी ही तो है। ये जो आर है ये क्या है, ए बी तो है नहीं। तो यहां से अल्फा मेरे पास आ गया ए बी कॉस थीटा माइनस 5, बीटा मेरे पास आ गया ए बी साइन थीटा माइनस 4। अब आप बता सकते हो बच्चों कि अगेन इस अल्फा बीटा को अपन क्या यूज कर सकते हैं, जो अभी अपन बार बार करते आ रहे थे, इस अल्फा बीटा का क्या यूज कर सकते हैं, इक्वेशन में सेटिस्फाइड करा सकते हैं, इस वाली इक्वेशन में सेटिस्फाइड करा सकते हैं ना। ठीक है, चलो तो इस वाली इक्वेशन में सेटिस्फाइड करा देता हूं मैं। तो जैसे ही मैंने इस वाली इक्वेशन में सेटिस्फाइड कराया अल्फा बीटा को, एक्स मतलब कितना, ए बी कॉस थीटा प्लस 5 प्लस 3 इंटू वाई, 3 इंटू वाई इज 3ab साइन थीटा माइनस 4 3 जा 12 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यही होगा x प्लस 3y, यही थी ना इक्वेशन, 3y 2x प्लस y प्लस, हाँ ठीक है। तो माइनस 5, सॉरी माइनस 5 ना, ए बी कॉस थीटा माइनस 5 हो गया, और दिस इज दिस। तो ये मेरे पास आ गया ए बी कॉस थीटा प्लस 3ab साइन थीटा, 12 और 5 17 में से 2 गए तो 15, उधर गया तो 15। अरे वाह, आप देखो कितनी इंटरेस्टिंग चीज आई है, वो जो इतना बड़ा सा रिलेशन इसने दिया था ना, अब यदि मैं यहां से ए बी कॉमन लेके उधर ले जाऊं तो कॉस थीटा प्लस 3 साइन थीटा इज इक्वल टू 15 बाय ए बी। डायरेक्टली 15 बाय ए बी की वैल्यू आ गई, डायरेक्टली पूरे के पूरे 15 बाय ए बी की वैल्यू आ गई। अपन तो ए बी निकालना चाह रहे थे और ये तो पूरा 15 बाय ए बी आ गया थीटा के टर्म्स में। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अब मैं आगे कैलकुलेशन करूंगा तो मुझे डायरेक्टली अब 10 बाय AC भी मिल सकता है और 6 बाय AD भी मिल सकता है, चलो करते हैं कैलकुलेशन। ठीक है, अब जैसे आपने इसको AB माना था, मान लो कि यदि मैं इस वाली डिस्टेंस को R मानता, AC वाली डिस्टेंस को, इस डिस्टेंस को R मानता है ना, मतलब इस AB की जगह यदि मैं AC कर देता तो अब जो अल्फा बीटा पॉइंट आता, तो वो पॉइंट C आता ना, क्योंकि आप जैसा R लेंगे उसके अकॉर्डिंग XY, ये R लिया तो ये XY, ये R लिया तो ये XY, ये R लिया तो ये XY होगा ना, X1 Y1 तो फिक्स है। ठीक है, तो अब मान लो कि यदि मैंने C को अल्फा बीटा माना होता और इसको R माना होता, बिल्कुल सेम कैलकुलेशन चलती, इस AB की जगह में क्या मानता, AC मान लेता, सेम अल्फा बीटा मेरे पास आता ना। ठीक है, बोलो बच्चों, आ रही है कि नहीं समझ में ये वाली बात, है ना। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, तो केवल अब आप ए बी की जगह AC करोगे तो वो पॉइंट C आ जाएगा, और वो पॉइंट यदि C आएगा तो वो आप किसमें सेटिस्फाइड कराओगे, इस वाली इक्वेशन में कराओगे। बिल्कुल ऐसे ही AD कर दोगे तो D पॉइंट आएगा, तो वो इस वाली इक्वेशन में सेटिस्फाइड होगा ना, है ना। चलो तो मैं लिख देता हूं, एक बार लिख ही देता हूं मैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे।
ठीक है, इसको अलग अलग ले लेते हैं अपन। लेट्स से इसको अल्फा 1 बीटा 1 मान लेता हूं और इसको अल्फा 2 बीटा 2 मान लेता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज होगे अननेसेसरी, है ना। एक बार इसको आर मान लेंगे और फिर एक बार इसको आर मान लेंगे अपन, ठीक है। तो फाइनली एक अल्फा बीटा ये आ गया। ऐसे ही अल्फा 1 मेरे पास आता AC cos थीटा -5, है ना, और बीटा 1 इज इक्वल टू AC sin थीटा -4 आ जाता। ऐसे ही अल्फा 2 आ जाता मेरे पास AD cos थीटा -5 एंड बीटा 2 आ जाता मेरे पास AD sin थीटा -4। तो अल्फा 1 बीटा 1 जो है इस वाली लाइन में सेटिस्फाइड कराऊंगा मैं, सेकंड वाली लाइन में, ठीक है। ये मेरी इक्वेशन 1 बन गई है, मान लेते हैं दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अल्फा 1 बीटा 1 इसमें सेटिस्फाइड कराता हूं, प्लस वाई, वाई मतलब AC sin थीटा -4, ठीक, +4 इक्वल्स टू 0। 10 को उधर ले जाएंगे, बिल्कुल सही है, जैसा अपने को चाहिए था वैसा ही मिल रहा है। 2 cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल्स टू 10/AC मिल गया, यही चाहिए था अपने को। और बिल्कुल ऐसे ये थर्ड वाली इक्वेशन में सेटिस्फाइड करा देता है ना। थर्ड वाली इक्वेशन क्या थी अपनी, x - y - 5 इक्वल्स टू 0 थी ना। तो AD x - y -5 इक्वल्स टू 0, तो ये 6 आ रहा है। तो cos थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल्स टू 6/AD। देख रहे हो कितना इंटरेस्टिंग रिजल्ट, मतलब क्वेश्चन उसने कैसे फ्रेम करा है एक्चुअली। बस रिलेशन लिख दो, 15/AB का होल स्क्वायर मतलब cos थीटा प्लस 3 sin थीटा का होल स्क्वायर, 10/AC का होल स्क्वायर, 2 cos थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर। थीटा में इक्वेशन बन गई है, ठीक है। चलो सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या आ रहा है अपने पास। cos स्क्वायर थीटा प्लस 9 sin स्क्वायर थीटा, 3 to 6 sin थीटा cos थीटा, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 to 4 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा cos थीटा। sin स्क्वायर थीटा एंड cos स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, ठीक है। कितना बचा, 6, 4, 10 एंड 12, तो मेरे पास बचा 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस 12 sin थीटा cos थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट अगेन, ये सीधा सीधा होल स्क्वायर ही बन रहा है, कुछ करना ही नहीं पड़ा अपने को, सीधे सीधे ये 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा का होल स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। तो इसको 0 करेंगे तो 3 sin थीटा इज इक्वल टू माइनस 2 cos थीटा आ जाएगा। इसको इधर लेंगे तो 10 थीटा इज इक्वल टू माइनस 2/3 आ जाएगा। 10 थीटा लाइन का स्लोप आ गया, पॉइंट अपने को पता ही था, तो लाइन की इक्वेशन आ जाएगी y + 5 इज इक्वल टू कितना, माइनस 2/3, सॉरी y + 4 था ना, y + 4 एंड x + 5। So 3y plus 12 is equals to minus 2x minus 10. So 2x plus 3y plus 22 equals to 0. This is our final answer. This is our final answer. ठीक है, वैष्णवी डेफिनेटली आर डिफरेंट ही लिया है आपने, डोंट वरी, आर अपन ने डिफरेंट ही लिया है हर केस में। लिखा मैंने आर है, लेकिन जब मैंने ये आर लिया है तो मैंने इज इक्वल टू AC करा है। जब मैंने इसको आर माना है तो मैंने इज इक्वल टू AD करा है। तो इसीलिए जब मैंने AB करा था तो मुझे अल्फा बीटा मिला, जब मैंने इज इक्वल टू AC करा तो मुझे अल्फा 1 बीटा 1 मिला, मतलब दैट इज पॉइंट C, और जब मैंने AD करा
तो मुझे डी पॉइंट मिला। ठीक है, दिस इज पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट। देखो यही तो बोलता हूं ना, देखो पैरामेट्रिक का लॉजिक यही है। जब आप कोई लाइन बना रहे भाई पैरामेट्रिक में, जैसे मान लो मैंने ये -5, -4 बोला, जब आप इसको एक्स वाई लोगे तो ये आ रहा है x माइनस x1 y माइनस y1 अपन cos थीटा, तो ये आ रहा है। आप बोले कि नहीं मैंने तो इसको एक्स वाई माना था तो मैंने ये आर लिया था, या मैं बोलूं कि ये आर लोगे तो उस समय ये वाला पॉइंट निकलेगा आपके पास। जैसा आर लोगे उसके अकॉर्डिंग एक्स वाई, आर वेरिएबल एक्स वाई वेरिएबल। तो मैंने इसीलिए अपने क्वेश्चन में क्या करा था, एक बार आर ये माना था तो ये बी पॉइंट निकला था, एक बार आर ये माना था तो सी पॉइंट निकला था, एक बार आर ये माना था तो डी पॉइंट। इसी तो अलग अलग लिखा ना, देखो यहाँ पे आर की जगह ए बी लिखा हुआ है, इस वाले में आर की जगह ए सी लिखा हुआ है, इस वाले में आर की जगह ए डी लिखा हुआ है। ठीक है, राइट। हाँ, कैलकुलेशन बड़ी है। ठीक है, आईआईटी में सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस में आया हुआ क्वेश्चन है ये, जब सब्जेक्टिव होता था तब का क्वेश्चन है, तब का क्वेश्चन आया हुआ है ये। आपको, आप यदि ए पॉइंट को लाइन के बीच में भी रखते, आप मेरे को बताओ कैलकुलेशन में कहां पे डिफरेंस आता आपके? आप सोच के देखो कि यदि आप ए पॉइंट को लाइन के बीच में भी लेते तो भी आपकी कैलकुलेशन में कहां डिफरेंस आता? अपन ने कहीं पे इस पूरी कैलकुलेशन में मैंने ये तो कहीं पे देखा ही नहीं है ना कि ए पॉइंट कहां पर, मैंने तो ए बी लिया है। अब वो ए यहां की जगह यहां लेता तो भी मैं ए बी को तो ए बी लिखता ना, एसी को तो एसी लिखता, तो इसलिए कोई डिफरेंस ही नहीं आता उससे। ठीक है, फिर से समझ लो। ठीक है, कि डायग्राम क्लियर है सबको, है ना? ये लाइन बनाई, ये 3 हो गया अपने पास। ठीक है, तो मुझे क्या इस लाइन की इक्वेशन निकालनी थी, तो इस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए, ये लाइन की इक्वेशन मुझे निकालनी थी, तो इस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए मैंने क्या करा, इस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए एक पॉइंट मेरे पास था, तो मेरे दिमाग में 2 चीजें आई कि या तो मैं पॉइंट निकालूं एक और, या स्लोप निकालूं। ठीक है, तो मैंने स्लोप के अकॉर्डिंग मुझे यह समझ में आया कि भाई पॉइंट निकालने के लिए तो बड़ा मुश्किल है, पर स्लोप के लिए मुझे एक समझ में आई कि यदि मैं इसका स्लोप थीटा मान लेता हूं तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, तीनों डिस्टेंस यूज हो जा रही है। तो इसलिए मैंने मान लिया कि लेट द स्लोप ऑफ दिस लाइन इज थीटा। इस लाइन का जो स्लोप है वो थीटा है। ठीक है, तो लाइन का स्लोप थीटा है, स्लोप x1 y1 xy। इसके अकॉर्डिंग मैंने 3 बार पैरामेट्रिक लगाई, x माइनस x1 y माइनस y1 cos थीटा इज इक्वल टू दिस वन। तो उससे बी पॉइंट आया, बी पॉइंट को इस वाली लाइन में सेटिस्फाइड करा दिया। सेम कैलकुलेशन, इसको आर माना, इसको एक्स वाई मान के करा, सी पॉइंट आ गया, इसमें सेटिस्फाइड करा दिया। सेम कैलकुलेशन, इसको एक्स वाई, ये आर मान के करा, तो डी पॉइंट निकाला, इसमें सेटिस्फाइड करा दिया। तीनों को सेटिस्फाइड करा के मेरे पास 15/AB 10/AC 6/AD, बाकी तो इक्वेशन बना है ना। मेन देखो अपने को ये समझना पड़ता है क्वेश्चंस में कि किस इंफॉर्मेशन को यूज कैसे करना है ना, तो उसके अकॉर्डिंग अपने को चलना पड़ता है। ठीक है,
सही आ रही है क्या? अब सही है? इको इको तो नहीं हो रहा आप कुछ? ठीक है, चलो ठीक है, ओके ओके ओके, वेरी गुड। हाँ, नहीं तनिष्क देखो यार, वो अब जैसे ये क्वेश्चन है, अभी आप बिना पैरामीट्रिक के नहीं कर सकते, मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाली बात है। कैलकुलेशन है तो सही, मतलब मैं m की जगह m मान लूं, उन तीनों के इंटरेस्ट, मतलब मैं कैलकुलेशन आपको बता सकता हूं कि हाँ ऐसे ऐसे करेंगे, पर जब आप वो कैलकुलेशन करने जाओगे ना तो कर ही नहीं पाओगे आप, मतलब बहुत बड़ा, बहुत टिपिकल जाएगा वो, मतलब। तो पैरामेट्रिक तो जहां पैरामेट्रिक लगानी होगी ना तो वो लगानी तो पड़ेगी आप, है ना। हर जगह ऐसा नहीं है कि मुझे अल्टरनेट ऑप्शन मिल जाएगा, अल्टरनेट ऑप्शन मिल तो जाएगा, अल्टरनेट ऑप्शन मिल जाएगा, पर उसकी कैलकुलेशन भी तो फिजिबल होनी चाहिए ना, है ना। हाँ एग्जैक्टली, वो तो है ही सही ना। आप देख रहे हो, मतलब उसने पूरा 10/AC 15/AD जो लिखा है वो यही सोच के लिखा है उनने, है ना। प्रियांश रावत, आप कोई भी 3 लाइन लोगे तो यदि वो लाइन कॉन्करेंट नहीं है तो वो हमेशा ट्राइंगल ही बनेगा, इसलिए वो कोई यूनिक पॉसिबिलिटी नहीं है उसमें। तो भाई कोई भी 3 लाइन लोगे तो या तो कॉन्करेंट आएगी और नहीं तो वो ट्राइंगल बनेगा ही बनेगा, उसमें दो ही चीजें हो सकती है, ठीक है ना। आर ए बी का मतलब होता है कि वो आर को, वो जो आर डिस्टेंस है ना बेटा, उसको मैंने ए बी माना हुआ है। ये आर ए बी मतलब ब्रैकेट में लिखा है कि दिस आर इज बेसिकली ए बी, ये जो आर है ना यहां से यहां तक, ये आर ए बी है ना। वो आर ऑब्लिक ए बी कर लो उसको, आर की जगह ए बी लिखा है एक तरह से मैंने उसको। हाँ आर, आर वो मैंने लिखा आर है, पर ये आर ए बी है, ये वाला आर ए सी है, और ये वाला आर ए डी है, ऐसा है ना। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। नोट्स में पढ़ना बेटा, नोट्स में पढ़ लेना ना यार, ऐसा क्या करते हो यार, नोट्स थोड़ा सा पढ़ा तो करो। पैरेलल परपेंडिकुलर का रिकॉल अभी क्वेश्चन में आएगा, क्वेश्चन में भी आ जाएगा वैसे तो। नेक्स्ट अपन अब लेते हैं इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस, perpendicular distance from a point to a given line। ठीक है, एक लाइन गिवन है आपको, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, और एक पॉइंट आपको गिवन है, लेट्स से p x1 y1, तो आपको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, लेट्स से पी क्यू, ये डिस्टेंस आपको निकालनी है। कैलकुलेशन से भी निकाल सकते हैं वैसे तो, ठीक है, कैलकुलेशन से भी निकाल सकते हैं, पर अपने पास सीधा एक बहुत ही स्टैंडर्ड, बहुत ही इजी टाइप का फॉर्मूला है, तो उस फॉर्मूले को अपने को यूज करना है कभी भी अपने को परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी हो तो। अदरवाइज बिना फॉर्मूले के भी मैं कर सकता था, कैसे करता, इसका स्लोप -a/b है, इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप b/a है, इसका स्लोप -a/b है, याद आ रहा है, इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप b/a है, तो इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी मेरे पास। इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, आ जाएगी, ठीक है, राइट, इसकी इक्वेशन है, इसकी, यदि इसकी इक्वेशन आ गई
तो इसकी और इसकी दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आएगा, क्यू आ जाएगा ना, और क्यू आ गया तो डिस्टेंस फॉर्मूले से पी क्यू अपन निकाल सकते हैं, करेक्ट। ठीक, पर अपने को एक दूसरा फॉर्मूला डिराइव करना है, ठीक है, तो मैं बता देता हूं डिराइव कैसे करेंगे। सिंपल सा डेरिवेशन है, ठीक है, याद रह जाए तो अच्छी बात है, नहीं रहे तो कोई जरूरत तो नहीं पड़ती है, फिर भी अपन कर लेते हैं, कंसेप्ट पता लगता है एक्चुअली इससे। ये लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये a है, अपने को ये डिस्टेंस निकालनी है p, ये p डिस्टेंस अपने को निकालनी, ये निकालनी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लाइन तो कहीं पे भी हो सकती है, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए मैंने बहुत सिंपल सा काम करा है कि लेट्स से मैं इसको यहां से ज्वाइन करूं, इसको यहां से ज्वाइन करूं, ये पॉइंट निकाल सकते हैं, ये पॉइंट निकालोगे तो y 0 करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ये पॉइंट निकालोगे तो x 0 करोगे, x 0 करोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है, ये x1 y1 है, ठीक है। तो मैं सिंपली बहुत ही इजी सा एक काम करूंगा, लेट्स से इसको b मान लेते हैं, इसको c मान लेते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल एबीसी का एरिया मैं दो तरीके से निकालूंगा और दोनों को इक्वल कर दूंगा, क्योंकि एरिया किसी से भी निकालूं सेम आना चाहिए। पहला तरीका बहुत ही सिंपल, हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस डिस्टेंस फॉर्मूले से निकलेगा, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं, तो माइनस सी बाई ए माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस सी बाई बी का होल स्क्वायर इनटू p, so that is half under root of c square by a square plus c square by b square into p, half, ठीक है। ए बी एलसीएम लेंगे तो अंडर रूट के बाहर आएगा सी स्क्वायर अपॉन ए बी, तो वो मोड में लेना पड़ेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू पी। ये मॉड में क्यों लिया है, क्योंकि एक रूल यदि आपको याद हो तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर यदि आता है तो वी हैव टू राइट मॉड एक्स, तो अंडर रूट के अंदर स्क्वायर आएगा, इसलिए उसको अपन ने मॉड में लिख दिया है। तो एक एरिया तो ये आ गया मेरे पास, ठीक है। दूसरा एरिया बताओ बच्चों कैसे निकाल सकते हो, और कैसे निकाल सकते हो एरिया, कुछ नहीं, सीधे सीधे वो वाला फॉर्मूला लगा के, अपना कोऑर्डिनेट वाला फॉर्मूला लगा के, x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1, बाकी तो 0 हो जाएगा, ठीक। ये दूसरा फॉर्मूला आ गया मेरे पास, सो हाफ ऑफ मॉड ऑफ, ठीक है, x1 y2 माइनस y3, है ना। तो यहां पर अपन ने आ रहा है सी x1 अपॉन बी माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी एंड माइनस माइनस सी y1 अपॉन ए, ठीक है। तो ये मेरे पास आ रहा है कितना, हाफ, एलसीएम ले लिया ए बी, तो ए सी x1 प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी y1, हाफ c कॉमन मॉड c अपॉन ए बी, तो मॉड ऑफ ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी, दोनों एरिया को इक्वल कर देते हैं अपन। उधर से निकला था अपना हाफ मॉड c अपॉन ए बी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू पी, इधर से निकला है हाफ मॉड c अपॉन ए बी मॉड ऑफ ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो p इज इक्वल टू,
ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, तो इसको मॉड के अंदर लेने में कोई दिक्कत नहीं है। ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दिस इज फॉर्मूला। मतलब देखा जाए तो फॉर्मूला कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा है। अपने पास जो लाइन की इक्वेशन थी उसमें सीधे मैंने x1 y1 रख दिया, ऊपर वो आ गया, और नीचे अंडर रूट इसका स्क्वायर अंडर रूट इसका स्क्वायर। ठीक है, ब्रीफली मैं रिकैप कर देता हूं मैंने क्या क्या बोला था। ठीक है, ये लाइन थी, ये पॉइंट था, मुझे इस पॉइंट की इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी थी, दैट इज p। कुछ नहीं करा, बहुत सिंपल सा एक काम करा, ये ट्राइंगल एबीसी का एरिया हाफ बेस, ये बेस हो गया, इनटू हाइट से निकाला। दूसरा, इस ट्राइंगल एबीसी का एरिया x1 y1 x2 y2 x3 y3 का फॉर्मूला लगाते हुए निकाला, दोनों एरिया को इक्वल कर दिया मैंने, है ना। बस लिख लो, एक बार लिख तो लो ही सही, सानिध्य जन लिख लो, उसमें क्या है, इतना मैंने लिखा है तो अब आप भी लिखो ही सही यार, ऐसे क्या। पैरामेट्रिक कहां लगा इसमें, इसमें पैरामेट्रिक का रोल ही नहीं आज था। पैरामेट्रिक से डिस्टेंस निकल तो सकती है, पैरामेट्रिक से भी आ जाएगा, वो आ जाएगा उसमें पैरामेट्रिक से भी। क्योंकि उसमें उसका स्लोप लेके उसका टेन थीटा लेके और वो निकाल सकता है। ठीक, एबीसी दोनों के लिए सेम होंगे ना, हाँ एबीसी दोनों के लिए सेम है। हाँ स्टैंडर्ड मेथड है बिल्कुल। हाँ हाँ कविश, हो सकता है दिसंबर तक तो चांस है कविश, दिसंबर तक चांस है। इक्वेशन निकाल के प्रणव पाटीदार, सिंपली आप उसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकालो। अभी मैंने शुरू में बताया तो था, आपको इस लाइन की इक्वेशन गिवन है, इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकालो, इससे पास होती हुई ये इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन आ गई, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो ये, और सीधे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। सेकेंड टाइम एरिया अपन ने जो आपका 10th वाला फॉर्मूला था उससे निकाला है, x1 y2 माइनस y3 प्लस x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y2, वो जीरो, थर्ड वाली टर्म जीरो हो गई वो एक्चुअली, इसलिए आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, वो थर्ड वाली टर्म मैंने लिखी नहीं, वो जीरो हो गई थी। अरे सिलेबस कहां नवंबर में होगा भैया, सुशांत सिलेबस की टेंशन मत करो, आराम से चलने दो अभी। माइनस सी बाय ए कैसे आया, एक्स जीरो करके आया, ये इक्वेशन है, इसमें वाई जीरो करोगे, वाई इंटरसेप्ट कैसे निकालते थे, एक्स जीरो करोगे तो वाई इंटरसेप्ट आ जाएगा, और एक बार वाई जीरो करोगे तो एक्स इंटरसेप्ट आ जाएगा। चलो करें क्वेश्चन, पहले एक बार मैं फॉर्मूला लगाना बता देता हूं आपको, ये फॉर्मूला कैसे लगाना है। अब पैरामेट्रिक से नहीं बेटा यार, पैरामेट्रिक से कैसे, अब इतना टाइम नहीं है यार, मैं तीन तीन दो हर चीज के दो तीन तीन मेथड नहीं ले पाएंगे अपन यार। आप ट्राई कर लेना उससे, क्योंकि स्टैंडर्ड डेरिवेशन है ये, एक बार आप ट्राई कर लेना उससे यार, सेम पैरामेट्रिक से आपको करना हो तो, है ना। क्योंकि इसमें क्या यूज भी नहीं होता ना एक्चुअली, इसमें यूज होता ही नहीं है, मतलब भी नहीं है इसलिए। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे, नहीं तो आप फोर्थ स्टेप थर्ड स्टेप से बाहर नहीं आ पाते हो। हाँ
तो पहले मैं फॉर्मूला लगाना बता देता हूं आपको, ठीक है। फॉर्मूला में लगाना बता, कुछ नहीं करा बेटा, बहुत सिंपल सी दो चीजें करिए यार। मैंने हाफ बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगाया है, डिस्टेंस फॉर्मूला ये लगाया, पूरी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन अपने आप से कर लेना यार। ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया है बीसी का। दूसरा एरिया x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1, उस वाले से निकाला। आप खुद निकाल सकते हो यार, कुछ भी नहीं है उसमें। दो एरिया को इक्वल करा है, मतलब इसमें बाकी पूरी कैलकुलेशन है, कंसेप्ट कुछ है ही नहीं ना यार। दो एरिया निकाला, उसको इक्वल करा है, बाकी पूरी कैलकुलेशन है उसमें, है ना। अब फॉर्मूले में कैसे यूज करेंगे, बस मेन वो समझ, आपको तो सीधा फॉर्मूला लगाना है, ये तो ठीक है। फॉर्मूले में कैसे यूज होता है, देखो अपना फॉर्मूला क्या बना था, डिस्टेंस फॉर्मूले का फॉर्मूला क्या बना था, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये लाइन दी जाएगी आपको, ये पॉइंट आपको दिया जाएगा। तो एक तरह से फॉर्मूले में क्या हुआ, ये x1 इसमें रख दिया, ये y1 इसमें रख दिया, है ना, ax1 प्लस by1 प्लस c, ठीक है, ये ऊपर आ जाएगा, अपॉन इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर, ठीक है। फॉर एग्जांपल यूज कैसे करेंगे इसको क्वेश्चन में, वो मैं बताता हूं आपको। मैं सीधा सीधा एक क्वेश्चन लेता हूं पहले। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 3,4 to line x minus y plus 5 equals to 0, ठीक है। ये लाइन है x minus y plus 5 equals to 0, ये पॉइंट है 3,4, ये डिस्टेंस अपने को निकालनी। क्या बताया मैंने कि ये पॉइंट सीधा इसमें रख देंगे तो ऊपर वाला एक्सप्रेशन बन जाएगा ax1 माइनस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 5 3 8 में से 4 गया तो 4/√2, दैट इज इक्वल्स टू 2√2, ठीक है। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम origin to line 12x minus 5y plus 1 equals to 0। ये है 12x minus 5y plus 1 equals to 0, ये है ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस निकालनी है आपको। आप बोले ये पॉइंट कभी इसी लाइन पे आ जाता तो जब आप डिस्टेंस निकालोगे तो 0 आ जाएगी, वो अपने को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कैसे लगाएंगे फॉर्मूला, 0 0 इसमें रखेंगे, 12 इंटू 0 माइनस 5 इंटू 0 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये 0 1/13 आ जाएगा। सीधे पॉइंट इसमें रख दो, वो तो आपका न्यूमरेटर बन गया, और डिनोमिनेटर अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर बन जाएगा। बोलो क्लियर है? कहां इतने बड़े चक्कर में पड़ रहे हो यार, डायरेक्ट डिस्टेंस लगा के डिफरेंशिएशन करके कंडीशन लगा के भी तो कर सकते हैं। हर्षराज यार, एक लाइन के फॉर्मूले को क्यों आप 10 स्टेप 5 स्टेप में ले जाना चाह रहे हो? डायरेक्ट डिस्टेंस लगा के, डिस्टेंस कौन सी लगाओगे आप, कौन सी डिस्टेंस लगाना चाह रहे हो आप? मान लो आप लगाते भी सही, तो इस पॉइंट की इससे डिस्टेंस, कौन सी डिस्टेंस लगाना चाह रहे हो आप, जिसको फिर आप डिफरेंशिएट भी कर रहे हो, है डिफरेंशिएट भी कर रहे हो, मतलब वो थोड़ा सा इलॉजिकल टाइप की चीज है। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, उसका कंसेप्ट है ना। चलो बढ़े आगे, तो कर सकते हो ना ये वाली फॉर्मूला, और ये याद रख लेना यार, भूल जाते हो बार बार ये ना, ये जो छोटे छोटे फॉर्मूले ना इस स्ट्रेट लाइन में, पता है बाद में आप बहुत भूलते हो, क्योंकि ये यूज होते रहता है ना, अभी आगे पूरा चलता रहेगा ये तो, ठीक है ना। तो ये छोटे छोटे फॉर्मुलों का ना रिवीजन करते रहना, कहां पे अप्लाई करना है वो यूज करते रहना, ठीक है।
find the area of equilateral triangle with one vertex is 1,2 and opposite side is x plus y minus 1 equals to 0. चलो ये करो तो सब बच्चे, और बिल्कुल सही आंसर देना है भाई, ध्यान से, भले आंसर लेट देना लेकिन आप एक बार आराम से चेक करके, क्योंकि सब बच्चे कर सकते हैं ये वाला क्वेश्चन। संस्कृति नहीं, ये वाली और किसी ने तो नहीं बोला है, आप ही को देखनी पड़ेगी, क्योंकि और किसी की तो ये वाला पॉइंट नहीं आया अभी जो आप बोल रहे हो। एकांश, मैंने बोला था बेटा सही आंसर देना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जल्दी देने से अच्छा है। आपने जल्दी दिया लेकिन गलत दिया, क्या फायदा हुआ। मैथ्स के 5 मॉड्यूल होंगे बेटा, देव 5 है। हार्ड कॉपी का मुझे नहीं पता यार, लेकिन कोई बच्चे बोल रहे थे मिल गए उनको, कुछ बच्चे बोल रहे थे 5 मिल गए। नहीं, मॉड्यूल के साथ क्वेश्चन बैंक और ये भी तो करना पड़ेगा ना। नहीं 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 नहीं, गलत बच्चे आंसर गलत दे रहे हो। आंसर √3 लिखना हो ना तो R3 लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। √3, R3 मतलब √3 शॉर्ट में, R2 मतलब √2, पूरा मत लिखो तो मैं समझ जाऊंगा। पर आंसर सही दो, गलत गलत किसी का भी नहीं आया यार आंसर सही, ऊपर नहीं निकला किसी का भी, कुछ तो भी गड़बड़। हाँ ये सही है, हर्ष का शायद से मेरे को सही दिखा, हर्ष राज का, हाँ हर्ष राज का आंसर सही है, हर्ष राज का। प्रियांश का भी सही है, हाँ प्रियांश रावत का सही है, प्रियांश रावत। हाँ ये एक अमे का भी सही है, अमे और उससे पहले किसी का श्रवण का भी मेरे को सही दिख रहा था शायद से, श्रवण, हाँ सही है तुम्हारा, श्रवण का भी सही है। देविक का सही है, देविक का सही है। नहीं अर्जव गलत, माधव का सही है, अनिरुद्ध का सही है, नहीं अनिरुद्ध, हाँ अनिरुद्ध का सही है। नहीं ऋषि गलत है, देख लिया था मैंने, गलत है वो। यशराज बड़कुल का सही है, यशराज बड़कुल का। हाँ और क्या सही है, तो सिंपल है क्वेश्चन, कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड थोड़ी ना है। एक ही तो फॉर्मूला लगाना आपने को, तो बाकी तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री, जो भी लगाना हो लगा लो, ट्रिग्नोमेट्री लगाना हो ट्रिग्नोमेट्री लगा लो। चलो आंसर आना चाहिए था 2/√3। इक्विलेटरल ट्राइंगल है ये, 1,2 दिया हुआ है ना, और इसकी अपोजिट साइड दी हुई है आपको x + y - 1 = 0। ठीक है, ये दिया हुआ है तो आप ये वाली डिस्टेंस अपन इजीली निकाल सकते हैं। सॉरी ये गलत लिख दिया ना नेक्स्ट पे, ये वाली डिस्टेंस निकल जाएगी कि नहीं, बोलो बच्चों। तो अभी अपना जो फॉर्मूला था ये निकलेगी 1 + 2 - 1 अपॉन √2, तो ये कैंसिल हो जाएगी, 2/√2 = √2। ये वाली डिस्टेंस √2 हो गई। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री लगाना चाहो ट्रिग्नोमेट्री लगा लो, है ना, और कुछ करना चाहो और कुछ कर लो, पाइथागोरस भी लग सकता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री लगा लेते हैं। A E 60 होता ही होता है,
तो ये a cos 60, ये a sin 60 हो गया, तो a sin 60 इज इक्वल टू √2, a √3/2 इज इक्वल टू 2, तो a इज इक्वल टू 4/√3, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, √3/4 इंटू a स्क्वायर, √2 है ना a स्क्वायर। तो इसका एरिया होता है दिस, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 8/3 आएगा, 4 से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 2/2। पाइथागोरस से भी निकाल सकते थे, ये a है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसलिए ये परपेंडिकुलर है, तो ये मीडियन भी होगा, तो ये a/2 होगा, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू a²/4 प्लस 2 आ गया, इससे भी अपने पास a स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे। Distance between two parallel lines. Distance between two parallel lines. ठीक है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल से भी हो रहा है, उसी से तो निकाला है देवांश, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का ही फॉर्मूला, लास्ट में तो वो फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा ना, उससे तो निकाला ही अपन ने, और हाफ बेस इनटू हाइट से भी कर सकते हो, मैंने तो वही लगाया था √3/4। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस है आपके पास, ax प्लस by प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड ax प्लस by प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, याद आ रहा है कि जब भी अपन पैरेलल लाइंस लिखते थे, लेट्स से दिस, तो ये वाली टर्म तो सेम ही रखते थे। देख लो भाई, कौन रिकॉल करने की भी बोल रहा था कौन, तो अपने आप रिकॉल होता जाएगा। तो ये सारी पैरेलल लाइंस है, -1 +7 -10, ये सब पैरेलल। परपेंडिकुलर के लिए क्या करते थे, दिस इनटू दिस, 3x y प्लस कुछ कर दोगे तो ये परपेंडिकुलर। तो इसलिए ये दो पैरेलल लाइंस मैंने लिखी है, C1 और C2, इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। मान लेते हैं एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। लेट्स से एक लाइन मैंने बोली दिस और एक लाइन मैंने बोली दिस, दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो मान लेते हैं डिस्टेंस निकालने के लिए मैं एक काम ये करता हूं, और दो पैरेलल लाइंस है, कहीं से भी निकाल लो डिस्टेंस तो हमेशा सेम ही आएगी, नहीं कहीं से भी निकाल लो डिस्टेंस तो सेम ही आएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लेट्स से दिस इज O, दिस इज B, दिस इज ऑरिजिन। तो ऑरिजिन से यदि इस वाली लाइन की डिस्टेंस निकालेंगे, मींस OB, अभी जो फॉर्मूला बताया था ना, A इंटू 0 B इंटू 0 प्लस C2 अपॉन √A² प्लस B, C2 अपॉन √A² प्लस B², ये OA निकालें यदि, A इंटू 0 B इंटू 0 प्लस C1 अपॉन √A² प्लस B², C1 अपॉन √A² प्लस B²। ये OA हो गया, ये OB हो गया। ठीक है, AB निकालना है। AB, तो OB माइनस OA करते हैं, OB माइनस OA कर दें, है ना। तो OB माइनस OA यदि अपन करेंगे, दिस माइनस दिस, तो C2 माइनस C1 अपॉन √A। A और B तो सेम ही है ना, क्योंकि दोनों इक्वेशन, इसका बोल रहा हूं। This is finally distance between two parallel lines, C2 minus C1 upon √A² plus
बी स्क्वायर। मैं भी इस लॉजिक पर आता हूं। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे मोड लगाया लेकिन यहाँ वाला फिर मोड हटा दिया था, ऐसे मैंने इसमें तो मोड लगाया लेकिन यहाँ मोड गायब कर दिया और फिर यहाँ पे फिर मैंने मोड लगा दिया, है ना। ठीक है, उस लॉजिक पे मैं भी आता हूं, एक बार आप इसको लिख लो। क्योंकि देखो, आप एक चीज और समझना इस केस में, इस डेरिवेशन में, अभी तो आपको मैंने ना डायग्राम ऐसा बनाया कि आपको सब चीजें सेट लग रही है। अब आप सोचोगे कि सर कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लो कि आप बोलते सर ये वाली लाइन इधर होती और ये वाली लाइन इधर होती, तो आप बोलते कि सर फिर तो ये ओबी होता ना और फिर ये ओए होता, तो फिर आप बोलोगे कि सर अब तो डिस्टेंस ऐड होनी चाहिए थी ना, आपने तो हर केस में माइनस कर रखा है। नहीं, यदि आप इस वाले कंसेप्ट पे चलते, मान लो अपनी लाइंस ऐसी आती, तो फाइनली दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या करते बताओ? ओए प्लस ओबी करते कि नहीं करते? ओए प्लस ओबी करते, है ना? नहीं, पर इस फॉर्मूले की खास बात यही है कि अपने को ये करने की जरूरत, क्योंकि ये तो क्या हर बार डायग्राम थोड़ी ना बनाएंगे अपन, हर बार चेक करेंगे क्या? नहीं, हमेशा ये फिक्स फॉर्मूला है, जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। क्यों नहीं पड़ेगी उसका रीजन मैं बताता हूं आपको। ठीक है, देखो एक्चुअली क्या होता है कि आप इन दोनों केस को समझना। मैंने एक केस ऐसा बनाया और मैंने एक केस ऐसा बनाया, ठीक है। फॉर्मूला में हर बार आपको C2 माइनस C1 लिख रहा हूं, है ना। होता क्या है कि जब दोनों लाइंस ओरिजिन के एक ही साइड पर होती है ना, तो उसमें जब दोनों लाइंस ओरिजिन के एक ही साइड पर होती है तो x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। y 0 करा, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया। तो अब यदि मैं इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालूंगा तो C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज 3 बाय रूट 2 आ जाएगी। ठीक है, मतलब एक तरह से -2 दोनों का डिफरेंस आया, 5 माइनस 2। अब होता क्या है, जब एक लाइन इधर और एक लाइन इधर होती है तो लेट्स से इसकी इक्वेशन x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 है, तो फिर इस वाली लाइन की इक्वेशन ऐसी आएगी, मतलब ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। तो जब आप C2 माइनस C1 करोगे, C2 माइनस C1, तो ये जो है वो ऑटोमेटिकली ऐड ही हो जाएगा, अपने को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि उस केस में एक पॉजिटिव आएगा और एक नेगेटिव आएगा, तो दोनों का यदि अपन डिफरेंस निकालेंगे तो वो ऐड होके ही आएगा, इसलिए अपने को जरूरत नहीं पड़ती है ना। तो ऑटोमेटिकली आप तो सीधे सीधे C2 माइनस C1 करना है अपने को, तो है ना, लाइन किधर भी हो दैट ऑलवेज गिव्स द करेक्ट आंसर। हाँ, नेगेटिव हो जाएगा, सही बात है, वो नेगेटिव होने वाला। हाँ, बस वो फॉर्मूला स्टैंडर्ड है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, डायग्राम में देखना है। नहीं, डायग्राम में तो देखना ही नहीं है। अरे उल्टा बोल रहे हो, फिर अपूर आप उल्टा बोल रहे हो। मैं यही बोल रहा हूँ, डायग्राम देखने की जरूरत ही नहीं है आपको। दो इक्वेशन दी, सीधे C1 माइनस C2 करना है आपको, बस डायग्राम में नहीं देखना आपको। हाँ हाँ, C1 C2 तो किसी को भी मानो ना, C1 C2 किसी को भी मानो। ठीक है, लास्ट स्लाइड। नहीं, मत करो उसको, मत करो, नोट करने की जरूरत नहीं है ना। हाँ, वो इस ट्यूसडे को टेस्ट, एक्चुअली संडे को टेस्ट है ना आप लोगों का, संडे को वो एसीटी है ना, उस चक्कर में कैंसिल हुआ है वो। संडे को एसीटी है, इस चक्कर में कैंसिल हुआ। अच्छा, इसमें बाकी तो फॉर्मूला सीधा सीधा लग रहा है। एक चीज का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि
जैसे मान लो मैंने दे दिया क्वेश्चन 3x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, 3x माइनस 4y, 3x माइनस 4y माइनस 9 इक्वल्स टू 0, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइंस, तो भी आपने कर दिया कि c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 10/5 दैट इज इक्वल्स टू 2 यूनिट, ठीक है। यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, बस इसमें ये ध्यान रखना बेटा, मान लो कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए 3x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल्स टू 0 and 6x minus 8y plus 5 equals to 0. 6x minus 8y plus 5 equals to 0. इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है। पैरेलल लाइंस है कि नहीं है, बताओ बच्चों, पैरेलल लाइंस है कि नहीं है, ये दोनों है ना, ठीक है। a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b, वो कंडीशन में लिखा ही नहीं थी यार, वो याद है ना, वो कि दो लाइंस को पैरेलल चेक करते हैं तो a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 होता है ना। हाँ, तो इसमें दो तरीके हैं दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए, या तो इसको 2 से डिवाइड कर दो, या तो इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 से डिवाइड करोगे तो ऐसा आ जाएगा। अब आप फॉर्मूला लगा सकते हो c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मॉड, तो 3/5, 3/2 और नीचे 10 तो 3/10 आ जाएगा। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 3/10, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। बस जब ये फॉर्मूला लगाएं तो ये इतना सा ध्यान रखिएगा, हाँ फॉर्मूला लगाएं तो बस ये ध्यान रख लीजिएगा कि ये एक्स वाई के जो कोफिशिएंट है वो दोनों में सेम होने चाहिए, है ना। अरे भाई किसी को भी C1 मान लो यार, ये जरूरी थोड़ी ना जो पहले लिखा है वो C1 है, ये C2 है। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है यार, किसी को भी C1 मान लो, किसी को भी C2 मान लो, नहीं फर्क पड़ता, मोड लगा हुआ है भाई, वो पॉजिटिव ही आएगा आंसर, इतना टेंशन मत लो कि मैंने C1 माइनस C2 की जगह C2 माइनस C1 लिख दिया। वो तो आपकी इच्छा है ना, आपने किसको C1 माना है, किसको C2 माना है ना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, चलो। हाँ, वो अभी एक्चुअली मुझे लग रहा है शायद 2 दिन से शीट नहीं आ रही ना, हाँ वो मैंने देखा था, वो शीट एक्चुअली क्या है, वो टेस्ट के प्लान के अकॉर्डिंग मंडे ट्यूसडे को छुट्टी रखी हुई थी शीट की, इसलिए शायद से वो आज और कल और परसों शीट नहीं मिली है, आज आ जाएगी, शायद से आज आ जाएगी, है ना, ठीक है। चलो थ्री लाइंस क्वेश्चन है 3 लाइंस x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, x प्लस 2y माइनस 9 इक्वल्स टू 0 and this is equals to 0 form 3 sides of 2 squares. Find the equation of remaining sides. Three lines, x plus 2y plus 1 equals to 0, x plus 2y minus 9 equals to 0. This form 3 sides of 2 squares. Find the equation of remaining sides. है ना, ये दोनों तो पैरेलल लाइन है, x plus 2y plus 1 equals to 0 और x plus 2y minus 9 equals to 0, ठीक है, ये दोनों तो पैरेलल लाइंस है। और ये लाइन यदि आप देखोगे तो ये लाइन इसके परपेंडिकुलर लाइन, ये जो लाइन है ये इसके
परपेंडिकुलर लाइन है कि नहीं, है ना। ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये लाइन इसके परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, x प्लस 2y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो क्या हो रहा है कि ये तो दो पैरेलल लाइन हो गई, ठीक है। किसी को भी किसी को मान लेते हैं दिस ये इसके परपेंडिकुलर लाइन हो गई, ठीक है। ये दो तीन साइड हो गई। फाइंड द इक्वेशन ऑफ रिमेनिंग साइड। अब आप बता सकते हैं कि इससे दो स्क्वायर्स कैसे बनने वाले हैं, इससे दो स्क्वायर्स कैसे बनेंगे। बेटा गलत दे दिया कविश, आंसर आपने गलत दिया है। मॉड्यूल का देख के बता दिया क्या, एक इधर और एक इधर, ऐसे बनेंगे दो स्क्वायर। नहीं आई बात समझ में भाई, ये दोनों लाइन गिवन है, ये गिवन है, तो दो स्क्वायर बनाने तो एक इधर बनेगा और एक इधर बनेगा, है ना, राइट। तो मुझे यह समझ में आया कि इसका मतलब यदि मुझे इन दोनों की इक्वेशन निकालनी है, इन दोनों की इक्वेशन निकालनी है, तो दिस लाइन शुड बी पैरेलल टू दिस लाइन शुड बी पैरेलल टू दिस, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसा लिख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, टू एक्स माइनस वाई प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0, लिख सकता है, ठीक है। बताओ कंडीशन क्या लगाएंगे कि सीधे सीधे है कि यदि ये स्क्वायर बन रहा है तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए ना। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल लेते हैं, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज 10 बाय रूट 5। C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों के बीच की डिस्टेंस ये होगी ना, तो अपने दोनों लाइन के बीच की डिस्टेंस भी यही होनी चाहिए, इज इक्वल टू मॉड ऑफ C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा, बोलो। So this is equals to 10. So lambda plus 3 is equals to plus minus 10. Lambda is equals to minus 13 and lambda is equals to 7. एक साथ दोनों लाइन आएगी, एक इधर वाली आएगी इधर वाली, दोनों लाइन है, एक इधर वाली एक इधर वाली। तो एक इक्वेशन हो गई मेरे पास 2x माइनस वाई प्लस 7 इक्वल्स टू 0, और एक आ गई 2x माइनस वाई माइनस 13 इक्वल्स टू 0। बोलो क्लियर है सब बच्चों को ये वाली बात, कैसे निकाली, क्या कंडीशन है ना। तो ऐसे ये यूज होता है एक्चुअली। अब जैसे इन सब पे क्या अपने को समझना पड़ेगा कि हाँ देखो दोनों तीनों कंसेप्ट यूज हो गए, पैरेलल लाइंस भी अपन ने लिखी है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस का कंसेप्ट भी अपन ने यूज करा है ना। अब क्वेश्चन है तो सीधे सीधे आपको एक सिंपल सी बात बोल दी, अब कैसे क्या यूज करना है ये अपने को क्वेश्चन में सोचना पड़ता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले लें क्या, अभी 1 मिनट बचा हुआ है।
पाँच छह घंटे पढ़ा था। क्वेश्चन किसी को देखना था, ये लो क्वेश्चन देख लो तो। Find the ratio. Find the ratio in which the line 5x plus 12y plus 2 equals to 0 divide the distance between 5x plus 12y plus 5 equals to 0 and 5x plus 12y minus 5 equals to 0. ठीक है। Find the ratio in which the line this divides the distance between this and this. ठीक है, तीनों पैरेलल लाइंस, तीनों पैरेलल लाइन, ये भी पैरेलल लाइन, ये हो गया है ना। ये मान लेते हैं 5x प्लस 12y प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ये मान लेते हैं 5x प्लस 12y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, माइनस प्लस 12y। ये वाली लाइन अपन मान लेते हैं ये 5x प्लस 12y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। बस तो आपको बताना है कि ये लाइन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को किस रेशो में डिवाइड कर रही है। ये लो बच्चों ने आंसर ही दे दिया, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 3:7 आंसर ही आ गया। तो अरे यार इजी क्वेश्चन हो गया क्या ये, मेरे को लगा था टाइम लगेगा। चलो कोई बात नहीं, बस आ रहा है समझ में। अरे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आई जाएगी C1 माइनस C2, तो 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 25 प्लस 144। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी C1 माइनस C2 7 अपॉन अंडर रूट ऑफ 25 प्लस 144। तो ये डिस्टेंस आ जाएगी, ऐसा रेशो आ जाएगा 3:7 का, है ना। ठीक है, ठीक है, ओरली कर दिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चे। चलो वैसे है ना, एक पॉसिबिलिटी और थी इसमें, एक पॉसिबिलिटी और थी, जैसे अभी अपने को थोड़ी ना पता है कि जो लाइन है वो बीच में ही आ रही है। हो सकता है कि लाइन जो है वो इन दोनों के ऊपर भी हो सकती थी, लाइन इन दोनों के नीचे भी। तो आप सोचो सर फिर रेशो कैसे बनेगा, एक्सटर्नली भी तो डिवाइड कर सकती थी ना, इसने थोड़ी ना बोला कि इंटरनली करना है। समझ रहे हो बात मेरी भाई। मान लो ये दोनों की वन लाइन है और ये जो लाइन डिवाइड कर रही थी वो लाइन हो सकता है नीचे होती या इसके ऊपर होती, हो सकता है एक्सटर्नली डिवाइड कर रही होती, हो सकता था कि, ठीक है ना। चलो इसको सोच के देखना, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है। चलो तो आज बहुत मजा आ रहा पढ़ा, अच्छा चलो ओके। लास्ट स्लाइड किसको देखनी है, ये देख लो लास्ट स्लाइड। C की वैल्यू 2 थी इसलिए पता चला, हाँ ऐसा बोल सकते हो, एक ऑप्शन वो सही है जो आप बोल रहे हो, C की वैल्यू 2 थी, ठीक है। चलो ठीक है, क्या बोल रहे हो आरो दुबे, कहां पर है आरो दुबे, क्या बोल रहे हो आप आरो, क्या है आरो आपका क्वेश्चन, मैंने देखा नहीं, मेरे को दिखा नहीं रहा आपका क्वेश्चन क्या है आरो। नाउअडे मैथ्स करने का मन नहीं कर रहा है बिकॉज शीट के क्वेश्चन नहीं बनते हैं, केमिस्ट्री मन करता है। अरे यार ये तो बहुत बड़ा ग्लोबल इशू है ये एक्चुअली। मेरे को अलग से कॉल कर लेना आरो, मेरे को अलग से कॉल कर लेना या मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, ठीक है, अलग से मेरे को मैसेज कर देना है।
हाँ बाकी बच्चे जा सकते हैं। कोई बच्चा स्टार्टिंग की 2 शीट बोल रहा था, ये लो स्टार्टिंग की 2 स्लाइड। एक स्लाइड ये थी स्टार्टिंग वाली, सबसे पहली स्लाइड छवि। ओके बाय। और एक ये सेकंड वाली स्लाइड तो ये वाली थी। शिवांश अभी वो ऑर्गेनिक वाले सर आएंगे ना, उनसे पूछना, उनको रिएक्शन पता होगी कि किस टेम्परेचर पे रिएक्शन कैसे होती है, तो वो ज्यादा अच्छे। नहीं शिवांश नहीं, सॉरी कविश, कविश कविश का जो क्वेश्चन है ऑर्गेनिक वाले सर से पूछना, उनको पता होगा, है ना, केमिस्ट्री में किस टेम्परेचर पे रिएक्शन कैसे होती है। चलो ओके देन, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू।